नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे और हमने वहाँ पर डार्क रिएक्शन और उसके बाद जो C4 रिएक्शन है वो भी पढ़ ली थी। मतलब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में हमने C3 और C4 प्लांट्स पढ़ लिए थे, C4 रिएक्शन पढ़ ली थी और ये भी जाना था कि C4 प्लांट क्यों बेस्ट है C3 प्लांट से। और हमने उसी के साथ फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश शोषण भी यहाँ पर पढ़ लिया था। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो अलग तरह के प्लांट्स हैं जिनको बोलते हैं कैम प्लांट्स, CAM, कैम पादप। इनकी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की है। मतलब इनकी प्रॉब्लम उनसे भिन्न है। जैसे C3 पौधों से C4 पौधों का विकास हुआ तो C3 पौधों में प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर प्रकाश शोषण होता था, इसलिए नेचर ने उनको इवोल्यूट करके कुछ पौधों को C4 में कन्वर्ट कर दिया ताकि अब उनमें प्रकाश शोषण ना हो। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम प्रकाश शोषण नहीं है। ठीक है, इनको प्रकाश शोषण से बचना भी नहीं है, इनकी वो प्रॉब्लम भी नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि कैसे ये अपने अंदर पानी को संरक्षित रखे। अब इनकी ये प्रॉब्लम क्यों है, तो कैम प्लांट का विकास अगर पूछा जाए डायरेक्ट तो किस लिए हुआ है? जल संरक्षण के लिए, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हुआ है। इनकी प्रॉब्लम है वाटर, इनकी प्रॉब्लम है वाटर। अब देखो केम प्लांट्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, केम की फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी एसिड का बनना। किसमें? क्रेसुलेशियन। तो क्रेसुलेशियन एसिड किसको बोला? ये कोई एसिड का टाइप नहीं है, एक फैमिली है प्लांट्स की, क्रेसुलेसी कुल है पादप का। उस कुल में दो साइंटिस्ट है, ओलेरी और रूहानी। उन्होंने देखा कि क्रेसुलेसी कुल के पादपों में रात के समय कोशिका में एसिड का निर्माण हो रहा है, यानी अम्लों का निर्माण हो रहा है। किसने देखा? ओलेरी और रूहानी। तो ये एक कंफ्यूजन में स्थिति में आ गए ये कि ये रात के समय ये पौधे एसिड क्यों बना रहे हैं। फिर इन्होंने देखा, देखो पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि क्रेसुलेसी परिवार के पौधों में इन्होंने एसिड का बनना देखा, ओलेरी और रूहानी ने। तो उस एसिड को इन्होंने क्रेसुलेशन एसिड बोल दिया और मेटाबोलिज्म का मतलब एसिड का बनना। तो ऐसे प्लांट्स को हम एक टर्म देते हैं कैम प्लांट, इसका मतलब है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले क्रेसुलेसी परिवार में देखा था, बाद में ये ब्रोमेलियसी अलग अलग प्रकार में भी आ चुका है। लेकिन दूसरे परिवार के पौधे भी रात में एसिड बनाते हैं, जिनको कैम प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। कैम प्लांट एक किसी विशेष तौर पर रखा गया नाम है जो कि क्रेसुलेसी परिवार के आधार पर है। ठीक है, तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें रात्रि में अंधेरे में CO2 का स्त्रीकरण होता है, मतलब CO2 को रात में ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन। और CO2 ग्रहण करके एसिड बनता है रात में, इसलिए इसको बोलते हैं अम्लीयकरण या अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक ओलेरी और रूहानी दो साइंटिस्ट जिन्होंने कैम प्लांट्स को सबसे पहले देखा या खोजा। देखो इनमें क्या होता है, ये रेगिस्तानी पादप होते हैं। ज़्यादातर कैसे होते हैं? रेगिस्तानी पादप होते हैं, यानी कि रेगिस्तान यानी मरुदभिद यानी कि जल की कमी में उगने वाले पादपों को मरुदभिद या फिर हम जीरोफाइट बोलते हैं। जीरो 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 का मतलब होता है जल की बहुत ज़्यादा कमी, जीरोफाइट। तो जीरोफाइट तो होती ही हैं, लेकिन सभी जीरोफाइट केम प्लांट नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जीरोफाइट केम प्लांट नहीं होते हैं। कुछ जीरोफाइट जिनके मोटे मोटे गूदेदार तने और पत्तियां होती है, यानी कि मासल भाग होता है, यानी उसको बोलते हैं सकुलेंट यानी मासल। जैसे आपने नागफनी देखी होगी तो उसकी पत्तियां ऐसी मासल होती है, नागफनी की पत्तियां मासल होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे पूरा मांस भरा हुआ है, इनमें गुदा भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस भी आपने देखा होगा तो पूरा पत्तियां तो कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई सारी और पूरा के पूरा प्लांट हरा हो गया है।
क्यों पत्तियां इनमें कांटों के लिए रूपांतरित हो गई? क्योंकि इनको रेगिस्तान में पानी की कमी है और इनको पानी यानी ट्रांसपिरेशन से बचना है। जितना ज़्यादा लीफ एरिया रहेगा उतना ज़्यादा पानी वहाँ पर उड़ जाएगा। तो इनके जीवन जीने के लिए इनको एक बात याद रखनी है, इनको जल बचा के रखना है। इसलिए ये अलग अलग प्रकार के रूपांतरण कर लेते हैं। जैसे कि एक रूपांतरण है पत्तियों का कांटों में बदलना, ठीक है, तो एरिया घट जाएगा वहाँ पर। और पूरा के पूरा शरीर क्या हो जाता है, पूरा, पत्तियां तो है नहीं, कांटों में हो गई, तो पूरे शरीर को एक ग्रीन रखते हैं ताकि पूरा शरीर फोटोसिंथेसिस कर ले। एक गुदेदार रखते हैं जिसमें लसलसा पदार्थ यानी कि म्यूकस भरा होता है, जो जितना पानी है पानी को बाउंड करके रखता है। लसलसा पदार्थ क्या होता है, पानी को बांध के रखता है। तो ये जल संरक्षण की सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। उसी प्रक्रिया के दौरान इन्होंने एक प्रक्रिया और अपनाई है, मासल मरोद्भिद पौधों ने, मासल मासलोद्भिद मरुद्भिद इनको बोलते हैं, मासलोद्भिद मरुद्भिद। यानी ये जीरोफाइट तो है, लेकिन ऐसे जीरोफाइट जिनमें पत्तियां मोटी हो जाए या तना मोटा हो जाए, चपटा हो जाए, मांस जैसा हो जाए, तो मासलोद्भिद। तो डार्क जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट कैसे होते हैं, मासलोद्भिद मरुद्भिद होते हैं, यानी सकुलेंट जीरोफाइट। इसी रूपांतरण के क्रम में कैम प्लांट ने क्या रूपांतरण किया कि देखो, मान लो ये कैम प्लांट का पौधा है, नागफनी का पौधा है, ये नागफनी होगी, ये नागफनी यानी ओपनसिया, नागफनी ओपनसिया होगी ये। अब मान लो ये दिन में यहाँ पर रंध्र ओपन करते हैं डे टाइम, और रेगिस्तान में सूरज चमकता है दिन में बहुत ज़्यादा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब दिन के समय अगर ये मान लो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, दिन के समय क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो यहाँ पर इनको स्टोमेटा यानी कि रंध्र खोलने पड़ेंगे। रंध्र खोलने पड़ेंगे क्यों? क्योंकि CO2 क्या आएगी, अंदर आएगी, और O2 बाहर जाएगी। ठीक है, CO2 अंदर आएगी और O2 बाहर जाएगी। तो अगर दिन में ये रंध्र खोल लेंगे तो CO2 तो आ जाएगी, लेकिन O2 के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही रंध्र ओपन हुए, जैसे ही रंध्र खुले, क्या होगा, दिन के समय वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन से पानी की यानी जल की हानि होगी। इसलिए इनमें ऐसे रंध्र पाए जाते हैं जो रात्रि के समय खुलते हैं, यानी इसको बोलते हैं तमो क्रियाशील रंध्र। तमो मतलब अंधकार, तमो क्रियाशील रंध्र। तो ये इनमें एक अनुकूलन और पाया जाता है कि इनमें कौन से रंध्र पाए जाते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा या दसे हुए रंध्र यानी कि सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा यानी रात्रि में खुलने वाले और दिन में बंद रहने वाले रंध्र किस में पाए जाते हैं, स्कोटो एक्टिव है कैम प्लांट। ठीक है, कैम प्लांट से याद रखना है। अब देखो, इनमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पेप होता है, प्रथम बनने वाला पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इनमें देखो, आप सोचोगे कि सर वहां पर C4 पौधों में भी यही हो रहा था, प्रथम प्रथम, लेकिन ये C4 पौधे जैसे नहीं है, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाई जाती, क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम पानी है ना कि प्रकाश शोषण। तो इनमें क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। हाँ, C4 जैसी प्रक्रियाएं अपनाते हो, लेकिन क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। इनमें प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, C4 जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इनमें क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। और रूबिस्को और पेपकेज, यहाँ पर दोनों एक ही सेल में होते हैं। रूबिस्को और पेपकेज दोनों एक ही कोशिका में होते हैं, सिंगल सेल में, यानी कि यहाँ प्रकाश शोषण होता है। कोई पूछे प्रकाश शोषण किस में नहीं होता, तो C4 में, कैम में प्रकाश शोषण होता है। मतलब वो दिक्कत जो C3 की दिक्कत है वो तो यहाँ भी रहेगी, क्योंकि इनको उससे कोई मतलब नहीं है, प्रकाश शोषण हो तो हो, उनकी प्रॉब्लम क्या है, जल को बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रूबिस्को और पेपकेज सिंगल सेल में, जैसे कि C3 में था। अब मैं आपको कुछ ये प्रक्रिया समझाने से पहले, कैम प्लांट में रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। कैम प्लांट के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल, कैलेनचोई, कैलेनचोई, क्रेसुला, कैलेनचोई क्रेसुला, सीडम, क्लिनिया। और ये 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, और ये आपको अगर याद रह जाए तो याद रखना, बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कैलेनचोई, क्रेसुला, सीडम और क्लिनिया, ये तो आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना ओपनसिया, यानी कि ओपनसिया को बोलते हैं हम नागफनी। क्या बोलते हैं, नागफनी, ये याद रखना है, नागफनी। इसके अलावा एलोई, एलो मतलब एलोवीरा, यानी कि ग्वार पाटा, एलोवीरा, इसको बोलते हैं एलोवीरा। ठीक है, ग्वारपाटा, ये भी याद रखना है। अगेव, अगेव सिसलाना, अगेव आपने देखा होगा, ऐसे लंबी लंबी पत्तियों वाले होते हैं, ऐसे
लंबी लंबी पत्तियों वाले, जड़ों से निकल देते हैं लंबी लंबी पत्तियों, बीच में एक डंठल होता है लंबा सा, ये अगेव होता है। अगेव सिसलाना इसका पूरा नाम है। तो नागफनी, ग्वारफाटा यानी एलोई, अगेव और यूफोरबिया की स्पीसीज, यूफोरबिया स्पीसीज, यूफोरबिया की स्पीसीज, याद रखना यूफोरबिया स्पीसीज भी इसमें आती है कुछ। इसके अलावा ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा को भी कैम प्लांट में रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पाइनएप्पल, ऐसा कौन सा फ्रूट है, ये फ्रूट क्रॉप है जो क्या है, कैम प्लांट है, तो फल है पाइनएप्पल यानी कि अनानास अपने पास, याद रखना पाइनएप्पल यहाँ पे क्या है, कैम प्लांट है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कैम प्लांट कौन सा फ्रूट्स, कैम फ्रूट्स है। इसके अलावा ऑर्किड यानी कि आर्किड का प्लांट आता है, फ्लावरिंग प्लांट आर्किड, आर्किड आपने सुने होंगे सफ़ेद फ्लावर आते हैं, ठीक है। आर्किड का प्लांट भी कैम प्लांट है। कैक्टस आपने देखा होगा, कांटेदार कैक्टस, और मोरिंगा आपने सुना होगा, मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज करते हैं मोरिंगा, ठीक है। तो मोरिंगा, कैक्टस, ऑर्किड, पाइनएप्पल, ब्रायोफिलम और नागफनी यानी ओपनसिया, ये आपको याद रखने हैं, ये कैम प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी 66 एटीपी खर्च होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, 30 तो सॉरी एटीएम की जगह एटीपी लिख लेना, एटीपी 30 एटीपी और 12 NADPH2। मैंने बोला था 12 NADPH2 प्लस 18 एटीपी, ये लगते हैं C3 में, यानी कि टोटल हो गए 54 एटीपी। इसके अलावा मैंने बोला था कि 12 एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं C4 में, इसका मतलब C4 में लगेंगे 66 एटीपी। और इसकी रिएक्शन कैम प्लांट की रिएक्शन किस जैसी है, कैम प्लांट की रिएक्शन है अपनी C4 जैसी, तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे, टोटल 66 एटीपी ही लगेंगे, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में इनको क्या है, 66 एटीपी लगते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं आपको कैम प्लांट समझाता हूँ कैसा होता है। देखो यहाँ पर है डे टाइम पर, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज, ठीक है, ये यहाँ पे काट दो आप इसको, थोड़ा इधर आ गया, स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। तो ये सिंगल सेल है आपके पास, ये सिंगल सेल है, मान लो ये सिंगल सेल है यहाँ से यहाँ तक। हम यहाँ पर देखो, वहाँ पर C4 में क्या था, C4 में स्थान की विविधता थी, क्या थी, स्थान विविधता, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कैम में है समय की विविधता, यहाँ पर समय अलग अलग है, समय की विविधता है, याद रखना भी समझ में आ जाएगा। देख अब देखो, जैसे ही नाइट हुआ इन्होंने क्या ओपन, यानी कि रंध्र क्या हो गए, खुल गए, रंध्र खुले, रात में रंध्र खुले, रंध्र खुले तो CO2 अंदर आएगी, दिन में CO2 आ ही नहीं सकती, प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा लेकिन CO2 रात में आएगी, क्योंकि रंध्र खुल गए, CO2 आई, CO2 ने किसके साथ, CO2 का प्रथम एक्सेप्टर फोस्फोइनोल पायरुवेट पेप, और पेप किससे जुड़ेगा, पेप केज से, पेप केज एंजाइम किससे जोड़ेगा, पेप से। तो CO2 ग्रहण करने वाला पेप, CO2 और पेप दोनों जुड़कर आराम से क्या बना देंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड यहाँ पर 4 कार्बन वाला बन गया है, क्लियर यहाँ पर। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया और ये रूपांतरित होकर किस में बदल गया, जैसा कि आपको बताया था मेलिक एसिड, मेलिक एसिड में बदल जाता है रूपांतरित होकर। और रात के समय पूरा के पूरा मेलिक एसिड किस में इकट्ठा हो जाता है, रिक्तिका में, रिक्तिका जो एक बहुत बड़ा अंग होती है, खाद्य रिक्तिका, उस रिक्तिका में मेलिक एसिड जमा हो गया। अब रात भर मेलिक एसिड बनता रहा और जमा होता रहा, ये तो हुई रात की प्रोसेस। लेकिन जैसे ही दिन हुआ, सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए, स्टोमेटा बंद हो गए, स्टोमेटा बंद हो गया मतलब CO2 आ नहीं सकती, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मेलिक एसिड यहाँ पर गया तो मेलिक एसिड दिन में, अब दिन के टाइम पर है, डे टाइम है ना, मेलिक एसिड किस में बदल जाएगा, मेलिक एसिड बदल जाएगा CO2 में, और दो चीज़ों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, ये CO2 और पायरुविक एसिड में टूट जाता है, पायरुविक एसिड में ये टूट जाता है। तो CO2 से यहाँ से सबसे बाद कौन ग्रहण करेगा, RUBP ग्रहण कर लेगा, रूबिस्को की सहायता से, RUBP ग्रहण कर लेगा रूबिस्को की सहायता से, और ये चलने लग जाएगा पूरा के पूरा C3 साइकिल जो कि पहले पढ़ा चुके हैं। और पायरुविक एसिड वापस बदल जाएगा किसमें, पेप में, कौन से एंजाइम की सहायता से बदलेगा ये पेप में, PPDK, PPDK एंजाइम, जो कि मैंने बताया था पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो होता है उसकी मदद से
पायरुविक एसिड वापस पेप में बदल जाएगा, फिर पेप वापस रेडी हो जाएगा रात के लिए, ताकि ये CO2 को पकड़ पकड़ के ऑक्जेलो एसिड बना के मेलिक एसिड में कन्वर्ट करके रात भर इकट्ठा कर लिया। क्या? मेलिक एसिड। रात भर मेलिक एसिड इकट्ठा किया है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रात भर मेलिक एसिड हुआ है और CO2 का फिक्सेशन हुआ है रात में, इसलिए इसको डार्क CO2 फिक्सेशन भी यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर प्रथम CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है? पेप। प्रथम एंजाइम कौन है? पेपकेज। कब? पेपकेज ने कब काम किया? रात में। ठीक है, पेप कब ग्रहण कर रहा है CO2 को? रात में। और लास्ट और अंतिम ग्रहणकर्ता कौन है? RUBP। कब कर रहा है? दिन में। CO2 को ग्रहण कौन कर रहा है? RUBP। कब? दिन में। कौन करवा रहा है? रूबिस को। दिन में। तो यहां पर स्थान तो एक ही सेल है, स्थान एक ही है, लेकिन यहां पर समय अलग अलग है। अलग अलग समय पर अलग अलग एंजाइम काम कर रहा है। C4 में आपने देखा होगा वहां अलग अलग स्थान पर अलग अलग एंजाइम काम कर रहा था। कुछ पेपकेज कर रहा था मीजोफिल में और रूबिस को कर रहा था अपने बंडल सी सेल में। तो वहां पर दिक्कत प्रकाश शोषण से बचाने की थी, रूबिस्को को O2 से अलग करने की थी। यहाँ पर दिक्कत वो वाली है ही नहीं। अब दोनों एक एंजाइम में तो प्रकाश शोषण यहाँ पर होता है, उसकी हानि होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिन में CO2 ग्रहण नहीं की जाती क्योंकि दिन में रंध्र बंद रहते हैं। रंध्र क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि अगर रंध्र खोलोगे CO2 के लिए दिन में तो क्या होगा? जल का नुकसान होगा ट्रांसपिरेशन से। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर नहीं आए हो आप कमेंट करके जरूर बताना। जब भी ये लेक्चर देखो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर दी है समझाने की। फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर मुझे इत्तला कर देना, ताकि मैं और भी अच्छा आपको कमेंट में ही समझा दूंगा, कॉल समझा दूंगा या फिर व्हाट्सअप कर देना, उस पर समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो चुका है आज अपना। प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर प्रकाश संश्लेषण को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा देता हूँ, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले तो प्रकाश ही है जो प्रकाश संश्लेषण से प्रभावित करेगा। प्रकाश यानी कि लाइट है जो अफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को। तो इसमें पहला पॉइंट है क्वालिटी। देखो क्वालिटी मतलब वो किस प्रकार का प्रकाश है। लाल प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्शन किसका ज्यादा रहेगा? रेड। लाल प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर रखता है, उसके बाद नीला। पहले लाल आएगा उसके बाद नीला। ठीक है, तो रेड का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है प्रकाश संश्लेषण पे। रेड देखो लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, इंडिगो, वॉयलेट, ठीक है, ये कितने, इनको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश, क्योंकि एक ही कलर के हैं। लेकिन जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है व्हाइट, तो अगर आप यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण दर सबसे ज्यादा व्हाइट में होगी, सफेद प्रकाश यानी कि सनलाइट में। उसके बाद होगा रेड, फिर उसके बाद होगा ब्लू, और सबसे कम होगा ग्रीन। इसके बीच में बहुत सारे आ जाएंगे। ग्रीन में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा और व्हाइट में मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, इनके अलावा भी व्हाइट दे रखा है, व्हाइट कोई कलर नहीं है, इन सब कलर को मिलाकर बनता है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो अगर व्हाइट दे रखा है तो व्हाइट लगाना है आपको सबसे ज्यादा में। लेकिन अगर व्हाइट नहीं दे रखा, सब अलग अलग कलर दे रखे हैं, तो वहां पर कौन सा कलर आएगा? रेड, सबसे ज्यादा रेड। तो आपको रेड और व्हाइट दोनों देखना है। अगर दोनों दे रखा है तो आपको व्हाइट लगाना है कि व्हाइट में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, या प्रकाश संश्लेषण उत्पाद सबसे ज्यादा होता है, या प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, तो ये व्हाइट में होता है। लेकिन अगर व्हाइट नहीं दे रखा हो, व्हाइट कोई कलर नहीं है, मिक्सर ऑफ कलर है, ठीक है, सनलाइट मिक्सर ऑफ कलर है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, लेकिन आपको अगर व्हाइट दे रखा है तो आपको व्हाइट लगाना है। अगर आपको सिंगल सिंगल कलर दे रखे हैं तो फिर रेड सबसे ज्यादा लगाना है। ये भी पूछ सकता है एक वर्णीय प्रकाश में तो रेड लगाना है। ठीक है, चलो एक्शन की बात हो गई पूरी। अब एब्जॉर्प्शन है, पौधा सबसे ज्यादा कौन से रंग को ग्रहण करता है? नीले को। नीला रंग सबसे ज्यादा पौधा ग्रहण करता है, लेकिन काम किस में करता है? रेड में। याद है, व्हाइट और रेड मैंने बता दिया सभी। तो नीला कलर सबसे ज्यादा, उसके बाद रेड कलर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण व्हाइट में होता है और सबसे कम ग्रीन। ग्रीन दे दोगे पौधों को, ग्रीन ग्रीन कलर दोगे, पौधा प्रकाश संश्लेषण बंद कर देगा, बहुत कम कर देगा। तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, चलो ये तो क्वालिटी हो गई। उसके बाद तीव्रता देख लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता।
तीव्रता में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता बढ़ी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ा, फिर बढ़ी तो प्रकाश संश्लेषण फिर बढ़ा, ऐसे लगातार धीरे धीरे बढ़ाओगे तो बढ़ता रहेगा। लेकिन अत्यधिक तीव्रता पर, अत्यधिक तीव्रता पर क्या होगा, सोलेराइजेशन, सोलेरीकरण, यानी कि सोलेरीकरण हो जाएगा। मतलब प्रकाश की तीव्रता के कारण क्लोरोफिल का यानी पर्णहरित का विनाश हो जाएगा। ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा तेज प्रकाश में पर्णहरित क्या होगा, जल जाएगा और मर जाएगा, जिससे पौधे में पीलापन आ जाता है। याद रखना, सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की अनुपस्थिति या प्रकाश की अनुपस्थिति में पीलापन होना यानी क्लोरोफिल का विकास ही नहीं होना, ये तो कहलाता है इटियोलेशन यानी पांडुरता। लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर ज्यादा तीव्रता से आ गया तो उससे प्रकाश, जो पहले से बने हुए क्लोरोफिल अणु हैं वो भी जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिससे कि पीलापन आ जाएगा। उसको बोलते हैं सोलेरीकरण या सोलेराइजेशन। क्लियर? देखो और देखते हैं आगे, सोलेराइजेशन समझ में आ गया। देखो क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी चलता है पौधे में और शोषण भी चलता है। प्रकाश संश्लेषण भी चलता है और क्या चलता है, शोषण भी चलता है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दिन में लाइट ज्यादा रहेगी ऑब्वियसली, तो क्या होगा, 10:1 में होता है, मतलब 10 गुना प्रकाश संश्लेषण और 1 गुना रेस्पिरेशन। ठीक है। लेकिन इवनिंग के समय और मॉर्निंग के समय, सुबह और शाम के समय क्या होता है, ये अनुपात 1:1 हो जाता है, मतलब कि सेम हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस बराबर शोषण, यानी प्रकाश संश्लेषण में जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उतना ही शोषण हो रहा है। मतलब जितना CO2 फोटोसिंथेसिस में ली जा रही है उतनी CO2 निकाली जा रही है, जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बनाई जा रही है उतनी रेस्पिरेशन में खर्च की जा रही है। मतलब जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो बराबर हो गया ना। इसको बोलते हैं प्रकाश संतुलन बिंदु यानी लाइट कंपनसेशन पॉइंट, जो कि हार्मफुल होता है। जितना तुम कमा रहे हो उतना ही रोजाना खर्च कर रहे हो, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके पास कुछ बचत नहीं रहेगी, और बचत नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, आपके लिए हानि हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि यह हार्मफुल, लंबे समय तक लाइट कंपनसेशन पॉइंट खराब होता है, नहीं चलना चाहिए ना। क्योंकि जितना मान लो कि जितनी CO2 आ रही है उतनी CO2 जा रही है, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी बन रही है, उतनी एनर्जी जा रही है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमेशा क्या होता है, बराबर हो जाता है मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय, जो कि गलत बात है, लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, थोड़े समय के लिए चलता है। देखो फोटोसिंथेसिस मतलब कमाई का साधन है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन यानी खर्चे का साधन है। आप फोटोसिंथेसिस को 10 गुना रखोगे और रेस्पिरेशन को 1 गुना रखोगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, 10 गुना कमा रहे हैं, 1 गुना खर्च कर रहे हैं। लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग के समय पौधे क्या करते हैं, दोनों बराबर कर लेते हैं, और लंबे समय तक रहता भी नहीं। लंबे समय तक रहेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। देखो जब बराबर CO2 आ रही है और बराबर CO2 जा रही है तो अपन को लगता है कि कोई भी गैस एक्सचेंज हो ही नहीं रही, बराबर बराबर, दो इधर से आ रहे हैं दो उधर से आ रहे हैं, तो नो गैस एक्सचेंज। कब, लाइट कंपनसेशन पॉइंट पे। तो ये प्रकाश संतुलन बिंदु है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, और सामान्यतः 10:1 रहता है, सामान्यतः 10:1 रहता है। उसी के साथ देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पौधे जो उगते हैं, जैसे बहुत ज्यादा तेज सूर्य में उगने वाले पौधे जो बिल्कुल सूर्य की इंटेंसिटी झेल सकते हैं, उनको बोलते हैं छाया हेलियोफाइट्स, मतलब छाया विरोधी, छाया विरोधी। ठीक है, मतलब ये छाया में नहीं रह सकते, मतलब ये सूर्य के तेज प्रकाश में भी उग सकते हैं, इनको बोलते हैं। आप छाया रोधी, छाया रागी हटा दो, आप तो याद रखना हेलियोफाइट। हेलियो मतलब सूर्य जो होता है, फाइट मतलब प्लांट, जो सूर्य में भी उग जाए, मतलब सूर्य की तेज तीव्रता को सहन कर ले, उनको बोलते हैं हेलियोफाइट। और जो छाया में उगे, ये याद रखना, ये पूजा जा सकता है छाया रागी, ये छाया में उगने वाला है, सूर्य की तरह तीव्रता को ये नहीं सहन कर सकते, तो इनको बोलते हैं सियोफाइट। ये तीव्रता के अनुसार दो प्रकार के पौधे हो गए, जो तीव्रता को सहन कर लें, अधिक तीव्रता में उगे है उनको बोलते हैं हेलियोफाइट, जो अधिक तीव्रता को सहन न करे और छाया में उगे उनको बोलते हैं शियोफाइट। ठीक है, दूसरा कारक देख लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको मैं बता दूं कि 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इष्टतम टेम्परेचर होता है। हालांकि कुछ कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स, कॉनिफर जानते हो, वो आपने लंबे लंबे बर्फ में देखे होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं पौधे, लंबे लंबे बर्फ में पौधे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 पौधे होते हैं बर्फ में, इनको बोलते हैं कॉनिफर। ये जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें बर्फ जमी रहती है, तो ये -30 से लेकर -60 तक भी चले जाते हैं डिग्री तापमान, वहां भी ये आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं।
कोनिफर्स है ना, जो कि टेरिडोफाइट वगैरह होते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन सामान्यतः बात करें तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। देखो 0.03% आपके पास क्या है वातावरण में CO2 है। आप इसको 1% बढ़ा दो, 0.3% कर दो, मतलब 1% तक बढ़ा दो, सॉरी 0.03% से CO2, नॉर्मल CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इतना ही है 300 ppm में 0.03%, लेकिन आप 1% तक कर दो CO2, 1% तक कर दो वातावरण में CO2, तो 1% तक करोगे ना तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही 1% से ज़्यादा किया वातावरण में CO2, तो ये क्या होगी, हानिकारक, CO2 हानिकारक। इससे क्या होती है, अधिक CO2 में, ज़्यादा CO2 में स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो ये टॉक्सिक हो जाती है। क्या होती है, अधिक CO2 टॉक्सिक, 1% ज़्यादा CO2 टॉक्सिक हो जाएगी। 0.03% नॉर्मल है, 1% तक कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन 1% से अधिक करने पर क्या होगा, यहाँ पर CO2 विषैली हो जाएगी और स्टोमेटा को बंद कर देगी, ठीक है। देखो ऐसी CO2 कंसंट्रेशन, वो CO2 सांद्रता, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जिस पर फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाली CO2, याद है ना आपको फोटोसिंथेसिस में क्या होती है CO2, यूज CO2 फोटोसिंथेसिस में हो, और रेस्पिरेशन में, श्वसन में निकलने वाली CO2, श्वसन में क्या निकलती है, श्वसन से CO2 निकलेगी और प्रकाश संश्लेषण में CO2 यूज होगी, तो CO2 यूज होगी प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में निकलेगी। ये दोनों जब बराबर हो जाए, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली CO2 और श्वसन में निकलने वाली CO2 अगर बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं CO2 संतुलन बिंदु। जैसे वो लाइट संतुलन बिंदु था, ये CO2 संतुलन बिंदु, दोनों का याद रखना। C4 प्लांट में ये होता है 8 से 10 ppm और C3 प्लांट में होता है 40 से 100 ppm। इसका CO2 कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है इतनी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वो सांद्रता जो प्रकाश संश्लेषण की ली गई CO2 और श्वसन में निकाली गई CO2 बराबर हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई सांद्रता हो जहां पर क्या हो, प्रकाश संश्लेषण में CO2, ली जाने वाली CO2 और निकलने वाली CO2 दोनों बराबर हो जाए, उस सांद्रता को क्या बोलते हैं, CO2 कंपनसेशन पॉइंट, जो C4 प्लांट के लिए 8 से 10 ppm होती है और C3 प्लांट के लिए 40 से 100 ppm होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो मुझसे संपर्क जरूर कर लेना। इसके अलावा अब आगे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस आज क्लोज करते हैं, ये यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया। मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, आपने अगर तीनों चारों लेक्चर देखे हैं प्रकाश संश्लेषण के, और आप चैनल सब्सक्राइब करो, अपने जानने वालों को शेयर करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। पर्सनली कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं मेरे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।